अपने साहब अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आतिफ अली। आज के इस लेक्चर में हम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का पता होना चाहिए कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्यों स्टडी कर रहे हैं। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इस चीज को माना जाता था कि जो लाइट है इसका बेसिकली डुअल नेचर है, और सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट एज अ पार्टिकल नेचर के तौर पर क्या करती है, बिहेव करती है। और इसने अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन के मुताबिक इसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जब भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाके क्या करती है, टकराती है, तो वो टकराने के बाद वहां से बाउंस बैक होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास लाइट है, अगर वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। लेकिन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दी थी, उसके बाद हमारे सर हाइगन प्रिंसिपल का कहना यह था कि अगर लाइट रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, और इससे ये माना जाता है कि लाइट की आपके पास पार्टिकल नेचर है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर लाइट रिफ्लेक्शन के मुताबिक पार्टिकल नेचर को ओबे करती है तो लाइट रिफ्लेक्शन के ही या रिफ्लेक्शन के ही मुताबिक ये आपके पास वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वेव भी किसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो वो टकरा कर अपने पहले मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। तो ये कशमकश इन दोनों साइंटिस्ट के अंदर काफी देर तक रही। तो उसके बाद 1801 के अंदर थॉमस यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से इस चीज को प्रूव किया कि लाइट की जो आपके पास नेचर होती है वो वेव नेचर है। क्यों वेव नेचर है? क्योंकि ये आपके पास इंटरफेरेंस को फुलफिल करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है। इंटरफेरेंस बेसिकली बेटा एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जब भी आपके पास दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती है तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं उसमें जहां पर एक वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरे के क्रस्ट पे आता है और एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आता है। तो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो उनका एम्पलीट्यूड होता है वो इनहैंस हो जाता है और उस फिनोमेना को आप लोग कहते हो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की हमारे पास दो टाइप होती है। पहली टाइप हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी टाइप हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है क्योंकि एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट पे और एक ट्रफ दूसरे ट्रफ पे आ रहा होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आपके पास जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो आपके पास क्या होती है, मिनिमम होती है। ये जो कह लो कि बहुत कम आ रही है, उसकी वजह ये होती है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आता है और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे आता है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास कंप्लीटली जीरो होता है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने लाइट के इंटरफेरेंस के फिनोमेना को स्टडी करना है। तो लाइट के इंटरफेरेंस के फिनोमेना को स्टडी करना कोई इतना आसान नहीं है। या ऐसे समझ लो कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि आपने इजीली आए आगे इंटरफेरेंस का फिनोमेना स्टडी किया और चलते पड़े। इंटरफेरेंस के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए लाइट के आप लोगों के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि जो आपके पास लाइट है वो लाइट आपकी मोनोक्रोमैटिक हो, दूसरा कोहेरेंट हो। अब मोनोक्रोमैटिक से क्या मुराद लेते हैं? मोनोक्रोमैटिक से आप सिंपली ये भी मुराद ले सकते हैं कि उसका सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब फिजिक्स की जबान में यूं कहते हैं कि सिंगल कलर का मतलब ये है कि आपके पास जो लाइट है उसकी आपके पास सिंगल क्या होगी, वेवलेंथ। उसको आप लोग नाम दे देते हैं किसका, मोनोक्रोमैटिक का। और कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके पीछे जो आपके पास सोर्स है वो एक है, वो दो सोर्स नहीं है। यानी कि पीछे जो आपके पास सोर्स है अगर वो आपके पास एक मौजूद है जिसकी वजह से पूरे की पूरी आपके पास आगे वेवफॉर्म का एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, तो उसको आप लोग नाम दे देते हो कोहेरेंट का, या आप यूं कह सकते हो इन फेज भी आप लोग कह सकते हो इसको। तो मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट ये आपके पास दो कंडीशन है। अगर तो लाइट इनको फुलफिल करती है तब आप लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के फिनोमेना को स्टडी कर सकते हो। और अगर इनमें से एक भी आपके पास जो कंडीशन है वो लाइट फुलफिल ना करे तो आप लोग कभी भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के फिनोमेना को स्टडी नहीं कर सकते। अब
जो आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके बेसिक आपके पास दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट इसका ये था कि हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहते हैं, और दूसरा हमारा सबसे अहम टॉपिक ये था, इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे सेकंड वाला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है वो ये पॉइंट था कि हम वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहते थे। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसके पीछे आपके पास दो आंसर होते हैं। पहला आंसर आपके पास ये होता है कि सर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहते हैं, दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करना चाहते हैं। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट थॉमस यंग ने अरेंज की थी वो कुछ यूं थी कि आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट था जिससे आपके पास लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, और ये यहां से जो लाइट आपके पास इमिट हो रही है वो सिंगल कलर है। सिंगल कलर का मतलब मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब उसकी सिंगल वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ की आपके पास लाइट है। उसके आगे आप लोगों ने ये एक स्लिट रखी है, बिल्कुल छोटी सी स्लिट। अब बच्चे अक्सर बात ये पूछते हैं कि सर ये स्लिट हमने क्यों रखी है। हालांकि जो नियम हमारा जो पर्पस स्टार्ट होता है वो यहां से होता है, ये दो स्लिट से, जिसके बाद आपके पास आगे जाके स्क्रीन के ऊपर पूरा पैटर्न जनरेट होता है। तो इसका आंसर ये होता है कि ये जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर सोर्स के बाद पहली स्लिट आपके पास अरेंज की हुई है। इस पहली स्लिट का काम ये होता है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये आपके पास बहुत बड़ा है, और हमें इतने बड़े सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, हमें पॉइंट सोर्स की जरूरत है। यानी पॉइंट सोर्स का मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत कम या बहुत थोड़ी लाइट की हमें जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस सोर्स ऑफ लाइट के आगे ये स्लिट लगा दी है। अब जैसे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट होती है, इस स्लिट के अंदर से पास आउट होती है, तो हमें बेसिकली यहां से जो लाइट मिलती है वो एक्ट कर रही होती है एज अ पॉइंट सोर्स पर, और यहां से जब लाइट आपके पास ट्रेवल होकर इन स्लिट से पास आउट होती है तो वो आपको पता है कि इस स्लिट से भी लाइट क्या करती है, आगे इमिट आउट हो जाती है, और इस स्लिट से भी लाइट आगे इमिट आउट होती है, और आपके पास स्क्रीन के ऊपर बेसिकली वो लाइट जाके फॉल करती है। तो जिस हिस्से में, ये बात भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि जिस हिस्से में आपके पास दोनों लाइटें एक दूसरे से मिल रही होती हैं वहां पर आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को इमिट करवाया। अब यहां से जो लाइट इमिट हो रही है वो मोनोक्रोमैटिक है। इसके आगे हम लोगों ने एक छोटी सी स्लिट रखी है, वो इसलिए रखी है ताकि एक बड़े सोर्स को हम लोग पॉइंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। यहां से जब लाइट पास आउट होगी तो आपके पास इस डबल स्लिट पे जाएगी, डबल स्लिट से जब पास आउट होगी तो आगे स्क्रीन पे जाएगी, और स्क्रीन के ऊपर जब वो जाती है तो आपको पता है कि रास्ते के अंदर अगर आपके पास वो पॉइंट आ जाता है जहां पर आपके पास दो लाइट एक दूसरे से मैच अप हो रही हैं, तो उस जगह को, उतने रीजन को आप लोग कहते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। और वहां पर जो पैटर्न होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट फ्रिंग्स और इन द फॉर्म ऑफ डार्क फ्रिंग्स की शक्ल के अंदर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसके अंदर आपके पास दो पॉइंट है जो समझने वाले हैं कि जिस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपके पास ब्राइट फ्रिंग्स प्रोड्यूस होता है, और जहां पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपके पास डार्क फ्रिंग्स प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो ब्राइट फ्रिंग्स है वो बेसिकली मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो डार्क फ्रिंग है वो आपके पास मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोबारा एक बार सरल रिपीट कर देता हूं कि यहां पर जो आपके पास पैटर्न जनरेट होता है वो पैटर्न आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट और इन द फॉर्म ऑफ डार्क की सूरत में होता है। ब्राइट का मतलब यह है कि वहां पर आपके पास जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमा है, डार्क का मतलब यह है कि वहां पर जो इंटेंसिटी है वो मिनिमा है। कंस्ट्रक्टिव का मैं आपको बता चुका हूं कि जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आता है और एक का तरफ दूसरे के तरफ पे आता है, तो अगर आप साउंड की बात करते हो उसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, लाइट की बात करते हो उसके अंदर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, या आप यूं कह सकते हो कि साउंड के केस के अंदर लाउडनेस आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट बनता है, ब्राइट को हम लोग मैक्सिमा कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव की वजह से डार्क बनता है, डार्क को हम लोग मिनिमा कहते हैं। अगर आप लोग इसकी वेव डायग्राम की बात करते हो तो मैंने साइड पर इसकी वेव डायग्राम ड्रा की हुई है। हालांकि बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर और इसके अंदर क्या वाकई में फर्क है, तो बेटा एक बात याद रखना, ये दोनों एक ही जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मैंने रेज की शक्ल में ड्रा करके आपको बताया, और यहाँ पर मैंने इन द फॉर्म ऑफ वेव की शक्ल में आपको ड्रा करके बताया हुआ। तो जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि शुरू के ऊपर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये आपके पास जो वेव है इसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। पहली बार ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, ये वर्टिकल लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है प्लेन वेव फ्रंट। अब यहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि वेव फ्रंट क्या होता है।
वेव फ्रंट आपके मीडियम का वो पॉइंट होता है जहां पर तमाम पार्टिकल्स की मोशन बिल्कुल एक जैसी हो, उसको आप लोग कहते हो वेव फ्रंट। और यहाँ पर जो आपके पास वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट की आपके पास वेव जो है ये बेसिकली इस स्लिट से क्या होती है, पास आउट होती है, तो आगे सर्कुलर वेव फ्रंट को क्या करती है, जनरेट करती है। अब अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखो तो ये आपके पास जो वेव फ्रंट जो पहला जनरेट हुआ वैसे बिल्कुल वेव फ्रंट आपके पास एंड वाला जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपके पास एक कंप्लीटली तौर पर दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंपोज हो रही हैं, उसके पीछे जो सोर्स है वो दो नहीं है, वो सोर्स आपके पास एक है। और ये इस प्रॉपर्टी को आपके पास ओबे कर रहा होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट प्रॉपर्टी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो आपके पास कंप्लीटली तौर पर ये दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंपोज हो रही हैं, तो ये दो वेव्स एक दूसरे से इंपोज हो रही हैं और जिस पीछे सोर्स से आ रही हैं वो सोर्स आपके पास एक है। तो जब पीछे से सोर्स आपके पास एक हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास जो लाइट है किस प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है, कोवेलेंट प्रॉपर्टी को ओबे करती है। अब जब ये आपके पास दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंपोज होती हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट ऐसे जनरेट होते हैं जहाँ पर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे आता है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आता है। तो स्क्रीन के ऊपर वहां पर फिर आपको क्या चीज रिप्रेजेंट हो जाती है, मैक्सिमा। लेकिन इस दोनों वेव्स के इंपोज होने से कुछ पॉइंट ऐसे भी आपके पास आते हैं जहां पर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा होता है और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पे आता है। तो ये स्क्रीन के ऊपर फिर मैक्सिमा रिप्रेजेंट नहीं होता, फिर वहां पर आपके पास मिनिमा रिप्रेजेंट होता है। यानी कि मैक्सिमा ब्राइट को शो कर रहा है और मिनिमा आपके पास डार्क को शो कर रहा है। यानी कि ये जो पैटर्न होता है ये अल्टरनेट मैनर में चलता है, ब्राइट पे डार्क पे ब्राइट पे डार्क पे ब्राइट पे डार्क पे ब्राइट पे डार्क। और ये आपके पास जो कंप्लीटली तौर पर यहाँ पर पैटर्न जनरेट होता है वो बेसिकली इंटरफेरेंस के फिनोमिना की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्राइट प्रोड्यूस हो रही है फ्रिंज या जो हमारे पास डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस हो रही है उसके पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन का सहारा लेते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए आप लोगों ने इस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को याद रखना है कि बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आपके पास दो स्लिट, एक स्लिट S1 दूसरी स्लिट X2 और उन दोनों स्लिट के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो आपके पास क्या है जी, D। एक बात और याद रखना, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, वैसे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये जो आपके पास दो स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, बेसिकली स्मॉल होता है। ये कितना स्मॉल होता है, ये इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स में होता है, आप यूं कह लो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास 1 मिलीमीटर होता है। जबकि आपकी दोनों स्लिट और आपकी स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको आप लोग L से रिप्रेजेंट करते हो और ये जो L होता है ये आपके बुक में नहीं लिखा होगा कि ये आपके पास जो L है वो इन द ऑर्डर ऑफ मीटर में होता है और अप्रोक्सीमेटली वो आपके पास 1 मीटर होता है। अब हम लोगों ने करना यह है कि हम लोगों ने इस दोनों स्लिट की वजह से जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक पैटर्न जनरेट हुआ है उस पैटर्न को हम लोगों ने स्टडी करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस स्क्रीन के ऊपर कोई एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया और इस पॉइंट के ऊपर स्लिट S1 से आपके पास ये लाइन जा रही है और स्लिट S2 से आपके पास ये ब्लू डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है और आपके पास इन दोनों स्लिट का जो सेंटर है उसको मैंने ये रेड डॉटेड लाइन के साथ क्या कर दिया, उसके साथ कंबाइन कर दिया और जो आपके पास स्क्रीन का सेंटर है C और ये पॉइंट इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया जी, Y के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें यहां से नजर आ रहा है, लेट कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपके पास A है, ये B है और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है जी, D है। अब हमें पता है कि जब हमारी लाइट S1 से P पे जा रही है और एक और लाइट S2 से P पे जा रही है तो साफ नजर आ रहा है कि S1 जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कम है जबकि S2 से जो लाइट आपके पास ट्रैवल करके P पे जाती है उसका डिस्टेंस बेसिकली ज्यादा है। अब वो कितना डिस्टेंस ज्यादा है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लोग यहां से ये एक परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये बेसिकली दोनों का डिस्टेंस सेम है और ये जो पीछे इतना आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये डिस्टेंस बेसिकली आपके इस स्लिट से जाने वाली लाइट की रे ने ज्यादा क्या किया, ट्रैवल किया और इसको फिजिक्स की जुबान में आप लोग कहते हो पाथ डिफरेंस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पाथ डिफरेंस क्या होता है तो पाथ डिफरेंस बेसिकली वो आपका डिस्टेंस होता है जो एक रे दूसरी रे से ज्यादा कवर करती है, उसको आप लोग कहते हो जी पाथ डिफरेंस। अब यहां पर ये जो आप लोगों को एक ट्रायंगल नजर आ रही है,
अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर सेपरेट आउट करके लिखूं ताकि मेरे लिए बाद में इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना आसान हो, तो ये आप लोगों ने जब ट्राइंगल को यहाँ पे सेपरेट करना है तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से आपके पास सेपरेट आउट होगी ऐसे, यानी ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी और ये वाला पॉइंट आपका डी। अब आपको पता है कि ए बी ये तो बेसिकली आपके पास वो दो पॉइंट है जो आपने सिर्फ S1 और S2 को दिए हुए हैं, तो इन दोनों के दरमियान में आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, d है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है जी, थीटा बन रहा है। तो आपको ये भी पता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से बेसिकली पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों को ये नहीं पता लग रहा होता कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो जो थीटा के सामने होता है ना वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हो, कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। ये आपका थीटा और थीटा के सामने आपको क्या नजर आ रहा है, BD, तो दिस BD इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और यहां पर ये जो आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, इस 90 के एंगल के जो सामने लाइन होती है उसको आप लोग कहते हो हाइपोटेन्यूज। यहां पर बच्चे सब एक गलती ये करते हो, उनको ये चीज नहीं समझ आ रही होती कि हमने परपेंडिकुलर किसको रखना है, हाइपोटेन्यूज किसको रखना है। तो इसके अंदर सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है कि जो चीज आपके पास थीटा के सामने है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, और जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने आ रही है वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज। यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास होगा AB और जो परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास होगा BD। अब ये जो BD है, इस BD को मैंने किसका नाम दिया हुआ था, पाथ डिफरेंस का। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस ओवर AB। अब मुझे पाथ डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो ये AB आपके पास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू sin थीटा मल्टीप्लाई बाय AB। अब जो AB है वो बेसिकली आपके पास किसके इक्वल है, D के। तो यहां पर आप लोग D को पुट कर दो, यानी कि PD स्टैंड फॉर पाथ डिफरेंस, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा। तो ये आप लोगों ने बेसिकली पाथ डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। आज का जो पढ़ाई टॉपिक है इसके अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जेक्टिव देखे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी कर सके, दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट को स्टडी कर सके। उसके बाद मैंने आपको इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखाई इन द फॉर्म ऑफ रेज। इसके अंदर सिर्फ एक लाइन आपने ये याद रखी है कि जहां पर दोनों आपके पास लाइट वेव जाकर एक दूसरे के साथ इंपोज होती है वहां पर आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज। ब्राइट मैक्सिमा के लिए और डार्क मिनिमा के लिए, और जो ब्राइट बनता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव और जो डार्क बनता है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद मैंने आपको ये बेसिकली इसकी वेव डायग्राम समझाने की कोशिश की। अभी शुरू के ऊपर हमारे पास जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है, आपके मीडियम का बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर उसके तमाम पार्टिकल्स की मोशन एक जैसी होती है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट की जो लाइट वेव है वो आपके इस साइड से पास आउट होती है, वो प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर वेव फ्रंट में। अब यहाँ पर बच्चों को ये मसला पड़ता है जो समझ नहीं आता उनको कि ये जो आपके पास बेसिकली एक वेव फ्रंट है, यही वेव फ्रंट बेसिकली आपके पास ये वाला वेव फ्रंट है। ये नहीं समझना आपने कि ये वेव फ्रंट कुछ और है, ये वेव फ्रंट कुछ और है। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास दो वेव्स एक दूसरे से अपोज हो रही है, उनका जो पीछे सोर्स है बेसिकली एक है, आपके पास दो सोर्स नहीं। अगर दो सोर्स होते तो यहाँ पर लाइट कभी भी कोहेरेंट की प्रॉपर्टी को ओबे ना करती, क्योंकि उसका बिहाइंड एक सोर्स है, इसलिए किस प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है, आपके पास कोहेरेंट की प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पाथ डिफरेंस का मैंने आप लोगों को बस ये बताया कि पाथ डिफरेंस वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट के लिए दूसरी लाइट के लिए से ज्यादा कवर करती है, उसको आप लोग कहते हो पाथ डिफरेंस। यानी कि ये लाइट की जो रे है वो डिस्टेंस कम कवर कर रही है, ये वाली लाइट के लिए डिस्टेंस ज्यादा, कितना ज्यादा कवर कर रही है, तो ये जो हिस्सा है इसे आप लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने इस ट्रायंगल को सेपरेट किया। वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा की आइडेंटिटी यूज किया, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया तो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल आ गया d sin थीटा के। और इसी पाथ डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।